प्रिय विद्यार्थियों, लॉकडाउन की परिस्थिति, कोरोना वायरस के चलते हुए सारे शिक्षण संस्थान बंद है। इसी क्रम में मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि राजनीति विज्ञान में विशेषकर भारतीय राज्य व्यवस्था के संबंध में कुछ टॉपिकों पर मैं ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से चर्चा करूंगा। मैं देवाराम लखानी, व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तिमरी। इसी क्रम में आज हम संविधान की प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसा कि सब जानते हैं कि भारतीय संविधान की शुरुआत जो है वो प्रस्तावना से होती है। प्रस्तावना कह दें या उद्देशिका कह दें, तो पहली बात यही है कि प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों कहा जाता है। तो देखिए, इसका एक ऐतिहासिक संदर्भ जुड़ा हुआ है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। इसी कारण इस प्रस्तावना को उद्देशिका की संज्ञा दी गई। अब बात आती है कि प्रस्तावना क्या है। तो देखिए, प्रस्तावना संविधान का ही एक दस्तावेज है। जैसे एक वाद है सुप्रीम कोर्ट का, केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। उसी क्रम में प्रस्तावना संविधान का एक दस्तावेज है जिसके माध्यम से हमें मुख्य रूप से 4 बातों का पता चलता है। पहली बात, संविधान का स्रोत क्या है। दूसरी बात, इस संविधान में भारतीय शासन का स्वरूप कैसा है। तीसरी बात, जो संविधान बनाया गया है उसमें कौन कौन से उद्देश्य निहित है। और चौथी बात कि संविधान लागू होने या अंगीकृत करने की तिथि क्या है। इन 4 बातों का उल्लेख इस दस्तावेज में है और इसी दस्तावेज को प्रस्तावना कहा जाता है। जब हम बात करें पहले बिंदु की प्रस्तावना क्या है, और उसका पहला बिंदु है कि संविधान का स्रोत क्या है। तो देखिए, जैसे ही हम प्रस्तावना देखते हैं, प्रस्तावना शुरुआत करते हैं, तो प्रस्तावना की शुरुआत इस शब्द से होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, जो ये प्रस्तावना का प्रारंभिक भाग है, इस भाग में जो पहला शब्द आया है हम भारत के लोग, जो कि इस प्रस्तावना का घोषणात्मक भाग है, हम भारत के लोग जो शब्द आया है, इस हम भारत के लोग शब्द में ही संविधान का स्रोत निहित है। अर्थात ये जो शब्द है हम भारत के लोग, इसके 2 अर्थ हैं। ये 2 बातें बता रहा है। पहली बात तो ये बता रहा है, 2 अर्थ है इसके। मतलब पहली बात तो ये बता रहा है कि संविधान का स्रोत जो है, अर्थात संविधान का जो निर्माण किया गया है वो भारत के लोगों द्वारा किया गया, अर्थात भारत की जनता द्वारा किया गया। तो संविधान का स्रोत हो गया भारत की जनता। दूसरा, हम भारत के लोग का शब्द का सबसे तात्पर्य यह है कि भारत की जो संप्रभुता है वो अंतिम रूप से भारत की जनता में निहित है। अर्थात भारत में अंतिम रूप से संप्रभु कौन है, तो इसके अनुसार भारत में अंतिम रूप से संप्रभु जो है वो भारत की जनता है। फिर प्रस्तावना में दूसरी क्या बात निहित है, दूसरा कौन सा तत्व जो प्रस्तावना में निहित है, या दूसरी कौन सी बात जो प्रस्तावना में बता रही है। तो दूसरी बात जो है प्रस्तावना में वो ये है, शासन का स्वरूप क्या है। अर्थात प्रस्तावना हमें ये बताती है कि भारतीय शासन का स्वरूप संविधान में किस प्रकार से निर्धारित है। तो देखिए, जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो आता है कि हम भारत के लोग भारत को एक, उसके आगे देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। अर्थात ये जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और गणराज्य, ये जो 4 शब्द जो है, ये चारों शब्द
भारतीय शासन की प्रकृति अर्थात स्वरूप को निर्धारित करते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं भारत का जो शासन जो है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है, तो देखिए थोड़ी थोड़ी व्याख्या इन चारों शब्दों की कर लेता हूं। जैसे पहला शब्द आया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से क्या तात्पर्य? इस शब्द से तात्पर्य मित्रों ये है कि आंतरिक और बाह्य, आंतरिक व बाह्य, अर्थात आंतरिक रूप से भारत की जनता जो है संविधान में जो विधि निर्धारित की गई है या शासन के स्वरूप के द्वारा जो विधि निर्धारित की गई है उस विधि का पालन भारत की जनता करेगी। और बाह्य रूप से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का अर्थ यह है कि हम किसी विदेशी ताकत के अधीन नहीं है, अर्थात हम स्वतंत्र हैं। बाह्य रूप से हम किसी देश के गुलाम नहीं हैं और हमारी जो निर्णय क्षमता जो है वो किसी के अधीन नहीं है, हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इस संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का यह अर्थ है। उसके बाद में शब्द आया है समाजवादी। समाजवादी शब्द है यहां। समाजवादी जैसे आपने सुना होगा समाजवाद, मार्क्सवाद, पूंजीवाद, ये सारी आर्थिक विचारधाराएं हैं। इस क्रम में जो ये जो समाजवादी शब्द आया है या समाजवादी जो भारत का समाजवादी जो मॉडल है वो लोकतांत्रिक समाजवाद के ज्यादा निकट है। अर्थात नेहरू ने एक समाजवाद की अवधारणा दी थी लोकतांत्रिक समाजवाद, उसी के निकट है हमारी समाजवादी व्यवस्था। हमारे यहाँ समाजवादी शब्द का तात्पर्य यह है कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व दोनों को साथ साथ चलाना, लेकिन साथ सह अस्तित्व के बावजूद भी सार्वजनिक क्षेत्र को वरीयता दी गई है। साथ ही हमारे समाजवादी मॉडल का मतलब यह है कि आय और जीवन के स्तर में जितनी भी असमानता है उसे कम किया जाए। उसके बाद में अगला जो शब्द आया है शासन के स्वरूप में वो शब्द है पंथ निरपेक्ष शब्द आया हुआ है, जो कि मूल संविधान में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष दोनों शब्द नहीं थे, जिसे मुख्य रूप से जो है आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। यहां जो पंथ निरपेक्ष जो शब्द आया, इस पंथ निरपेक्ष शब्द का तात्पर्य यह है कि राज्य का कोई अपना निजी पंथ नहीं है और न ही राज्य किसी निजी पंथ को संरक्षण देगा, बल्कि राज्य जितने भी पंथ जिसे हम दूसरे अर्थ में धर्म कहते हैं उन सभी पंथों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी को समान रूप से संरक्षण देगा। किसी एक पंथ को राज्य की पंथ मान के उसका संरक्षण नहीं दिया जाएगा। उसके बाद एक शब्द आया है गणराज्य, जो शासन के स्वरूप में कहते हैं कि भारत एक गणराज्य है। देखिए गणराज्य क्या है, ये देख गणराज्य का क्या तात्पर्य। देखिए उस देश की शासन प्रणाली को गणराज्य कहा जाता है। गणराज्य का मतलब इंग्लिश में रिपब्लिक कहते हैं। उस राष्ट्र को रिपब्लिक कहा जाता है जिस राष्ट्र के जो राष्ट्र का जो अध्यक्ष होता है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना गया हो। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है और वो अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है। तो जिस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता हो उसे गणराज्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ब्रिटेन है, वो रिपब्लिक नहीं है, गणराज्य नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन की जो राष्ट्राध्यक्ष होती है महारानी वो वंशानुगत रूप से होती है, इसलिए वो रिपब्लिक नहीं है। दूसरी ओर भारत में जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्र का अध्यक्ष है, वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया है, इसलिए भारत को गणराज्य कहा जाता है। फिर बात करें प्रस्तावना के तीसरे बिंदु, प्रस्तावना और क्या बताइए, तो तीसरे क्रम की हम बात करें तो तीसरा तत्व जो प्रस्तावना में निहित है वो ये है कि संविधान के उद्देश्य क्या है। तो देखिए जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो आगे चलकर देखिए कि वहां 4 मुख्य उद्देश्य निहित है। एक तो है न्याय, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा है समता और चौथा है बंधुत्व। जैसे हम प्रस्तावना पढ़ते आएगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब यहां से देखिए
तो आगे आ रहा है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। अर्थात उद्देश्यों की बात करें तो प्रस्तावना में उद्देश्यों में पहला जो उद्देश्य है वो है न्याय, और न्याय में 3 प्रकार का न्याय नीति है। एक सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय। उसके बाद में उद्देश्यों की बात करें तो दूसरा जो उद्देश्य जो है वो है स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता जब देखें हम, तो जब हम प्रस्तावना को देखेंगे तो हमें वहां 5 प्रकार की स्वतंत्रता देखने को मिलेगी, जैसे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। यानी कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रता नीति है, जैसे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना। यानी भारतीय संविधान के उद्देश्य, प्रस्तावना में जो उद्देश्य है संविधान के, उसमें दूसरा उद्देश्य है स्वतंत्रता। और इस स्वतंत्रता में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। एक तो विचार, दूसरी अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास, चौथा धर्म और 5वां उपासना। उसी क्रम में प्रस्तावना में संविधान का जो तीसरा उद्देश्य बताया गया है वो उद्देश्य है समता, इक्वलिटी, समानता। अर्थात हम कह सकते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में 2 प्रकार की समता का उल्लेख है। समानता, इक्वलिटी की बात करें तो 2 प्रकार की इक्वलिटी है। एक तो है प्रतिष्ठा और दूसरी है अवसर की समानता। अर्थात संविधान के प्रस्तावना में जो उद्देश्य नीति है उन उद्देश्यों में तीसरा उद्देश्य है समता, इक्वलिटी, समानता। और यहां 2 प्रकार की समानता बोले, एक तो है प्रतिष्ठा की समानता और दूसरा है अवसर की समानता। जैसे हम मौलिक अधिकारों में भी जाएंगे आगे, तो वहां पर आपको जो आर्टिकल 16 जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 के अंदर भी लोक नियोजन में अवसर की समानता के बारे में बात कही गई है। उसके बाद में प्रस्तावना में नीति चौथा जो तत्व है, चौथा जो उद्देश्य है वो है बंधुत्व, या बंधुत्व कह दें, या हम इसको इंग्लिश से ब्रदरहुड कह सकते हैं, फ्रेटर्निटी कह सकते हैं। बंधुत्व का मतलब है कि देश के सभी जो नागरिक हैं उन नागरिकों में एक दूसरे के प्रति प्रेम, भाईचारा, अपनापन आदि की जो भावना है, इस भावना को बंधुत्व कहा गया है। या राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात भी कही है। कुल मिला के हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है 4: न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। उसके बाद में प्रस्तावना से हमें चौथी जिस बात का पता चलता है वो है संविधान लागू होने की तिथि। वैसे हम साधारणतः ये कहते हैं या ये माना गया है कि भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जैसे हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल जो 394 है, अनुच्छेद 394 जो है, इस अनुच्छेद 394 में स्पष्ट रूप से ये उल्लेखित है कि भारतीय संविधान को विधिवत रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। लेकिन जब हम संविधान की प्रस्तावना देखते हैं तो वहां एंड में जब हम जाते हैं तो नीचे लिखा हुआ प्रस्तावना की अंतिम जो लाइन है कि एतत् द्वारा इस संविधान को आज हम तिथि दी हुई है, दिनांक दी हुई, दिनांक ये है 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को, वह 3 शब्द लिखे हुए हैं, इस संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित व अधिनियमित करते हैं। यानी जो 3 शब्द है वहां लिखा हुआ आगे, एतत् द्वारा इस संविधान को आज तारीख दिनांक 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित व अधिनियमित करते हैं। अर्थात संविधान की प्रस्तावना के अनुसार संविधान लागू होने की तिथि जो है वो 26 नवंबर 1949 है, और इस दिन भारतीय संविधान के कुल 16 महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है वो इसी तिथि को लागू किया गया। तो हम साधारणतः विधिक रूप से देखें तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, लेकिन हम प्रस्तावना के अनुसार देखें जो तिथि का उल्लेख है तो वो तिथि है 26 नवंबर 1950। तो इस प्रकार
प्रस्तावना क्या है? तो प्रस्तावना संविधान का एक दस्तावेज है जिससे हम चार बातों का पता चलता है। पहली बात मैंने आपको समझाई कि संविधान का स्रोत क्या है, दूसरी बात मैंने आपको बताई कि शासन का स्वरूप क्या है, और तीसरी बात मैंने बताई कि संविधान के उद्देश्य क्या है, और चौथी बात मैंने बताई कि संविधान लागू होने की तिथि क्या है।